औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मुआवन मददगार मुशर्रफ महमूद और आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं इल्म और अदब चैनल पर। हम डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर उर्दू की बुक कर रहे हैं, नई बुक, और उसके लेक्चर्स हो रहे हैं। आज हमारा लेक्चर्स है अहमद फराज की गज़ल के बारे में। अहमद फराज उर्दू के बड़े शायर और मेरे पसंदीदा शायर। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। या आंख से दूर ना हो, दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। और शेर सुनिए, दिल भी पागल है कि उस शख्स से वाबस्ता है, जो किसी और का होने दे ना अपना रखे। इन खूबसूरत अशआर के खालिक अहमद फराज। तो इससे पहले कि अहमद फराज की गज़ल शुरू करें, उनका इब्तदाई तारुफ देख लेते हैं। असल नाम आपका सैयद अहमद शाह, अदबी नाम अहमद फराज, तखल्लुस फराज। पैदाइश इनकी नौशेरा खैबर पख्तूनख्वा। उस वक्त इसका नाम सूबा सरहद होता था। वालिद इनके सैयद मोहम्मद शाह, जो खुद भी फारसी के मुमताज़ शायर थे और बर्क तखल्लुस करते थे। आपने इब्तदाई तालीम, स्कूल की तालीम पेशावर से हासिल की, पेशावर मॉडल हाई स्कूल से। इंटरमीडिएट भी पेशावर एडवर्ड कॉलेज पेशावर से किया और पेशावर यूनिवर्सिटी से ही एमए उर्दू और फारसी के इम्तहानात पास किए। कुछ अर्सा आप पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी रहे और फिर आप दूसरी गवर्नमेंट जॉब में चले गए। अहम सरकारी ओहदों पर फाइज रहे। इदारा अकादमी अदबियात, ये सॉरी अदबियात लिखा गया, अदबियात के डायरेक्टर जनरल भी रहे, चेयरमैन भी रहे और नेशनल बुक फाउंडेशन के चेयरमैन भी रहे। आपके असलूब की बात करें, यानी लिखने के अंदाज की बात करें, तो ज़माने तालिब इल्म में से ही आपको शायरी का शौक़ था। सैयद सरदार जाफरी और फैज़ अहमद फैज़ साहब जैसे तरक्की पसंद शुरा से बहुत मुतासिर थे, बल्कि फैज़ साहब के तो बड़े करीब भी रहे हैं, उनके ख़ास शागिर्दों में भी। और बड़ा असर हम देखते हैं फैज़ साहब की, जिस तरह इनकलाबी शख्सियत है, जिस तरह फैज़ अहमद फैज़ साहब जुल्म को ललकारते हैं, तो उसकी झलक हमें अहमद फराज के यहाँ भी नज़र आती है। फैज़ साहब के मशवरे से ही पहले ही अपना तखल्लुस करते थे अहमद शाह कोहाटी, लेकिन फैज़ साहब ने इनको मशवरा दिया कि अपना तखल्लुस आप अहमद फराज करें, तो फिर ये अहमद फराज हो गए। और ये भी हकीकत है कि फैज़ अहमद फैज़ साहब के बाद सबसे ज़्यादा मकबूल शायर भी अहमद फराज ही है। आपकी शायरी की बात करें तो आपकी शायरी में जुल्म के खिलाफ बगावत नज़र आती है, लेकिन सिर्फ बगावत नहीं, उसमें तहजीब की आमेज़िश भी है, लहजे में ठहराव भी है, पुरसकून लहजा, यानी कोई शोर शराबा एहतजाज तो है, लेकिन शोर शराबा नहीं, बड़े धीमे लहजे में बात करते हैं। एहतजाज की बात भी धीमे लहजे में करते हैं। आपके यहाँ गमे दौरां, यानी दुनिया का गम, और गमे जाना महबूब का गम, वो कहते हैं ना और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, तो दोनों का बायक वक्त वाज़ेह तस्वर मिलता है। फैज़ साहब के ज़रिए से जुल्म के खिलाफ जो एहतजाजी शायरी की, एहतजाज के शायर, मज़ामत के शायर, ज़ाहिर है जब आप ज़ालिम को ललकारते हैं और ज़ालिम हुकूमत को ललकारते हैं तो उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। बहुत मरतबा कैदोबंद की सोबतें भी आपने बर्दाश्त की, सरकारी पॉलिसियों से इख्तलाफ की वजह से बहुत दफ़ा आपको मुलाजमत से हाथ भी धोने पड़े, लेकिन वो अपने असूलों पर कायम रहे। आपकी तसनीफ़ात की बुक्स की बात करें तो तन्हा तन्हा, जाना जाना, दर्द आशोब, ख्वाब गुल परेशान है, नायाफ्त, शब खून, और फिर कुलियात अहमद फराज, यानी जिसमें आपकी तमाम बुक्स इकट्ठी कर दी गई कुलियात की शक्ल में। एजाज़ात की बात करें तो 1966 में आपको आदमजी अदबी अवार्ड मिला।
कमाल फन अवार्ड भी आप ले चुके, सितारे इम्तियाज भी आपको मिला और हलाल इम्तियाज भी आपने हासिल किया सन 2004 में। ये एक इब्तदाई तारुफ था फैज़ अहमद फैज़ साहब का। इससे पहले कि आगे बढ़ें, हम कुछ तस्वीर की तरफ जाते हैं आपको सिर्फ दिखाने समझाने के लिए। ये हैं जी अहमद फराज साहब, दौरे जदीद के, या आप ये कहें कि जदीद अदब का एक बड़ा ही मोतबर नाम। ये कुलियात अहमद फराज आप देख रहे हैं, जहाँ जो एक किताब जिसमें आपकी तमाम किताबें छपी। ठीक है जी, फैज साहब के आप बहुत करीब रहे, तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये फैज साहब के साथ इनकी तस्वीर। फैज अहमद फैज साहब मज़ाहमत के शायर, जुल्म के खिलाफ एहतजाज के शायर। तो जनरल ज़िया-उल-हक के दौर पे बड़ी खासी तनकीद करते रहे अहमद फराज, तो उस हवाले से भी आपको कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी। फैज साहब ने लिखी थी नज़म पाबजोला चलो, और इसी पाबजोला यानी गिरफ्तार, कैद, जंजीरों में जकड़े हुए, यही कैफियत आपको अहमद फराज के यहाँ भी नज़र आती है। अहमद फराज की आखिरी आराम का कब्र मुबारक। ठीक है जी, तो अब आते हैं गज़ल की तरफ। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। आप तस्वीर में देखें, ये कितना तकलीफ दे मंजर होता है कि हम जिसको चाहें वो जा रहा हो, आप रोकना चाहें तो आप रोक भी ना सकें, और रोकें तो वो रुके ना। तो इन्हीं कोमिल जज्बात की गजल हम शुरू करते हैं अहमद फराज की। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। सिलसिले यानी ताल्लुकात, ताल्लुक की लड़ी, जो आपस में बाहमी ताल्लुकात होते हैं। मरासम ताल्लुकात, मिलना मिलाने को कहते हैं। ठीक है जी, तो मफहूम क्या है इसमें? तर्क ताल्लुकात बताया जा रहा है कि जब इंसान जिसको चाहे वो छोड़कर चला गया और उसने एकदम तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। फराज कहते हैं अगर छोड़ के जाना ही था तो ताल्लुक इतना तो रखा जा सकता था कि कभी कभार मिल लिया करते, कोई हाल चाल कर लिया करते, लेकिन उसने इतना भी गवारा नहीं किया, तमाम तर ताल्लुकात छोड़कर चला गया। तो इसमें एक रिश्ते के आखिरी लम्हात में यकायक टूट जाने वाले रवाबत का नोहा दुख का इजहार है। ठीक है जी, तो मफहूम हुआ। आप जब भी शेर की तशरीह करें पहले मफहूम जरूर लिखा करें, उससे एक अच्छा तासुर पड़ता है, यानी मुमतन को पता चल जाता है, आप अंदाजे से तशरीह नहीं करें बल्कि आपको शेर आता है। इस शेर में बाहमी ताल्लुकात की लड़ी के बारे में बताया गया कि जिसको वो शख्स तोड़कर चला गया, वो दोस्त भी हो सकता है, महबूब भी हो सकता है, साथी भी हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है इसकी मजाजी की बात है तो हम इसको महबूब की सेंस में ही लेंगे। यह तोड़ना दूरी और इख्तिताम को जाहिर करता है, ताल्लुक के खात्मे को जाहिर करता है। यानी शायर बता रहे हैं जो बहुत करीब था उसने इस रिश्ते को तोड़ दिया। जाते जाते का मतलब है कि वो इस रिश्ते को ख़त्म करने के बाद चला गया। ठीक है जी, और सिलसिले को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया। लफ्ज़ सिलसिले से मुराद दोस्ती, मोहब्बत, ताल्लुकात, रिश्ते जिनके साथ हम मिल के ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन जाने वाले ने किसी चीज़ का भी ख्याल न किया, तमाम तर ताल्लुकात छोड़कर चला गया। ये शेर मैंने आपको तशरीह भी मुख्तसर सी कर दी, लेकिन वो एक कहते हैं ना जी, कलाम शायर बज़बान शायर। इसी शेर को सुनिए अहमद फराज के अपने ज़बान से। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। जी, ये अहमद फराज साहब खुद थे। तो मेरी कोशिश होगी कि जहां जहां दस्तयाब हो सके तो मैं शायर की अपनी आवाज में वो आपको सुनाऊं। यहां देखें, तोड़ गया एक तरफा फैसला है,
यानी महबूब ने, शायर कहते हैं मेरे महबूब ने बगैर गुफ्तगू के सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए। जाते जाते तकरार रिपीट हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि रिश्तों के बतदरीज खत्म होने का एहसास है। दूसरे मिसरे में है जी, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, मरासिम ताल्लुकात यानी इतने ताल्लुक तो थे कि मिलना जुलना बरकरार रखा जा सकता था, लेकिन जाने वाले ने हर तरह का ताल्लुक तोड़ दिया, बिल्कुल मेल मिलाप खत्म कर दिया। इस मामूल के टूट जाने पे अफसोस का इजहार है जो इस शेर में आपको नजर आता है। जब वो दूसरे मिसरे में कहते हैं वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, इसमें आप देखिए दुख भी है, इसमें कर्ब भी है, इसमें एक हसरत नातमाम भी है। मगर आप गौर कीजिए, शायर शिकायत कर रहा है मगर उनका जो लहजा है नरम और मुहक्कर है, नरम। यानी आप देखिए फैज साहब का आहंग बुलंद है, लेकिन फराज साहब जब बात करते हैं, अहमद फराज, तो बड़े धीमे लहजे, नरम लहजे में बात कर रहे हैं कि जिसमें आप देखिए गुस्सा नहीं है, उकताहट नहीं है, हाँ नरम अंदाज में शिकवा जरूर है। यही अहमद फराज का सलूब है कि वो गुस्से को बुलंद आहंगी से जाहिर नहीं करते, बल्कि उसको भी नरम और कर्ब के इम्तिजाज से काजी को मुतासर करते हैं, यानी अपने पढ़ने वाले को। शायर कहते हैं जब महबूब जुदा हो रहा था तो उसे तमाम ताल्लुकात, तमाम मरासम ऐसे खत्म कर दिए गोया वो कभी थे ही नहीं। हालांकि इतने मरासम मौजूद थे कि कोई रस्मी मुलाकात तो की जा सकती थी, कोई मिलने मिलाने की रिवायत तो निभाई जा सकती थी, लेकिन जाने वाले ने ऐसा कोई तकल्लुफ नहीं किया। आप जरा गौर करें तो इसमें एक और बात भी आपको महसूस होगी। इस शेर के अंदर दरपर्दा इस बात का भी इजहार मौजूद है कि अगर जाने वाला मुलाकात कर लेता, गिले शिकवे हो जाते, तो ये भी तो ऐन मुमकिन था ना कि गिले शिकवे होने के बाद आपस की रंजिशें, गलत फहमियां दूर हो जाती, ये भी तो मुमकिन था और ताल्लुकात बहाल हो जाते और फिर ताल्लुकात तोड़ने की नौबत ही ना आती। यानी ऐन मुमकिन था, जिसको आप तजदीद वफा कहते हैं, वो हो जाती। लेकिन जाने वाले ने ये तकल्लुफ नहीं किया, वो मिल लेता तो मुमकिन है कि ताल्लुकात पहले जैसे हो जाते, या चले पहले जैसे ना होते, कुछ ना कुछ रंजिशें, गलत फहमियां दूर ही हो जाती, कोई ना कोई ताल्लुक रह जाता। लेकिन जाने वाला हर तरह का ताल्लुक तोड़कर चला गया। अब देखिए शेर की खूबसूरती इसकी तहजीबी रमजियत में है, इसके पीछे पूरी एक तहजीब मौजूद है। शायर अफसुर्दा तो है कि वो रस्म दुनिया भी ना निभा सका। अब यह ज़हन में रखिए, शायर होता कौन है बेटा? वो अपने ज़ाती तजर्बात को अफाकियत का रंग दे रहा है। तो यह ज़ाती तजर्बा है, लेकिन यहाँ देखें, यह उन तमाम लोगों को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। उन तमाम लोगों पे तंज भी है जो ताल्लुकात कायम तो करते हैं लेकिन ताल्लुकात को निभाते नहीं, तो उन सब पर एक तंज भी है। ये शेर सिर्फ आशिकाना तजर्बे का इजहार नहीं, बल्कि इज्तमाई रवैयों पर एक तबसरा भी है। आप देखिए आज के मुआशरे में हम बड़ी तेजी से रिश्ते बनते और टूटते हैं, मगर शायर अहमद फराज इस चीज के कायल है कि ताल्लुकात में कम अज कम इतनी इखलाकी जिम्मेदारी तो होनी चाहिए थी कि अलविदाई लम्हे में कोई रस्मी बातचीत ही हो जाती, कोई रुखसती का हक अदा किया जाता, लेकिन जाने वाले ने इस काबिल भी ना समझा। इस शेर में आप देखिए अहमद फराज ने जुदाई और रिश्ते के दरमियान जो एक पेचीदा ताल्लुक होता है उसकी बड़ी खूबसूरती से अक्कासी की है। ये शेर मुलाकातों, रिश्तेदारियों में चलते हुए असरात को बयान करता है। शायर यह एक मौजू बयान कर रहे हैं कि रिश्ता जब तक जिंदा रहता है, जब तक उसमें रस्म और अदब होता है, लेकिन जब रिश्ता खत्म हो जाता है तो हर चीज खत्म हो जाती है, महज यादें बाकी रह जाती हैं। तो इसमें बड़ी खूबसूरती से इंसानी रिश्तों के टूटने का अलमिया बयान किया गया है। ये देखिए इसमें सनतें कौन सी इस्तेमाल हुई, यानी जिनके जरिए शायर अपने कलाम को खूबसूरत बनाता है। सनत इस्तारा का इस्तेमाल किया गया, सिलसिले तोड़ गया। इस्तारा आप जानते हैं कि यानी बज़ाहिर लफ्ज़ कुछ और हो लेकिन उसको किसी और मफ़हूम में इस्तेमाल किया जाए, हकीकी मायने की बजाय मजाजी मायने में इस्तेमाल किया जाए। तो सिलसिले तोड़ गया से मुराद यह है वाबस्तगी ख़त्म करना, ताल्लुक़ ख़त्म करना। तो यह उन्होंने इस्तारा का खूबसूरत इस्तेमाल किया।
सनद कनाया का इस्तेमाल भी है आते जाते। ये अब आते जाते ये नहीं कि कमिंग और गोइंग है, बल्कि कनाया कहते हैं इशारतन बात करना। ये ताल्लुकात की बाकियात, बाकियात ताल्लुकात का बाकी रहने की तरफ इशारा है कि चलो कभी कभार मिल मिला लेते, आते रहते जाते रहते। तो ये आते जाते अपने हकीकी मानों में नहीं, कनाई के तौर पे इस्तेमाल हुए। सनत इयाम भी है, यानी बात खुल के नहीं की गई, उसके अंदर अयाम मौजूद है, गिरह मौजूद है, सिलसिले। अब देखिए सिलसिले ये कोई टीवी ड्रामा सीरीज का सिलसिला तो नहीं है, यह सिलसिले का मतलब है ताल्लुकात, यानी तमाम ताल्लुकात, कभी अच्छे रहे बुरे रहे, गर्म सर्द रहे, नशेब व फराज रहे, उन तमाम ताल्लुकात का जो एक पूरा एक दौर है उसको सिलसिले का नाम दिया गया। तो सनत इयाम के तौर पे आया। सनद तकरार, रिपीट करना, जाते जाते, इसके अंदर सूती आहंग भी मौजूद है, मौसीकियत भी मौजूद है। तो आप कहेंगे कि शायर ने बड़ी खूबसूरती से सनद तकरार का इस्तेमाल किया। हवाले के शार की तरफ आई जी, क्योंकि हवाले के शार दिए बगैर आपको कभी भी अच्छे नंबर नहीं मिल सकते। पीर नसीरुद्दीन शाह साहब, ये गोलड़ा शरीफ इस्लामाबाद के करीब, उनका शेर है खूबसूरत। वो कहते हैं, बेसबब तर्क ताल्लुक का बड़ा रंज हुआ, बेसबब तर्क ताल्लुक का बड़ा रंज हुआ, लाख रंजश सही एक उम्र का याराना था। उम्र की दोस्ती थी, छोड़ के चला गया। हसन अब्बास रजा का शेर देखिए, मैं तर्क ताल्लुकात पे आमादा हूं लेकिन, तर्क ताल्लुकात को खत्म करना, मैं तर्क ताल्लुकात पे आमादा हूं लेकिन तू भी तो मेरा कर्ज गमे हिजर अदा कर। हिजर जुदाई, तुम तो चले जाओगे तो वो मैं वो हिजर कैसे काटूंगा, वो कर्ज तो तुम पे रहेगा। आरजू लखनवी का शेर देखिए, दफअतन तर्क ताल्लुक में भी रुसवाई है। दफअतन अचानक, अचानक छोड़ के चला गया। दफअतन तर्क ताल्लुक में भी रुसवाई है, उलझे दामन को छुड़ाते नहीं झटका देगा। एकदम तो झटक कर नहीं चले जाते। साहिर लुधियानवी का शेर देखिए, हमसे अगर है तर्क ताल्लुक तो क्या हुआ, यारो कोई तो उनकी खबर पूछते चलो। यानी देखिए जाने वाला चला गया, लेकिन आशिक को अब भी उसका एहसास है कि कोई उसकी खबर ही ला दे। और खुद अहमद फराज का शेर देखिए, देखा तो मुझे तर्क ताल्लुक के बावजूद, देखा मुझे तो तर्क ताल्लुक के बावजूद वो मुस्कुरा दिया, ये हुनर भी उसी का था। यानी उसके बाद भी वो मुस्कुरा दिया, ताल्लुक खत्म होने के बाद भी, जब अचानक मुलाकात हुई। ठीक है जी, ये हमने पहले शेर की तशरीह मुकम्मल की जी। अब बढ़ते हैं गजल के दूसरे शेर की तरफ। बहुत खूबसूरत शेर जी दूसरा, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। शिकवा शिकायत करना, जुल्मत शब रात की स्याही। अब यह जुल्मत का मतलब होगा जुल्म के मायने में, यानी वो रात नाइट की बात नहीं, जुल्म की रात। ठीक है जी, देखिए हर शख्स कहता है कि बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। हम शिकवा करते हैं, शिकवा तो हर शख्स करता है बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन यानी अंधेरा है, जुल्म का अंधेरा छाया हुआ है, इस अंधेरे का शिकवा तो हर कोई करता है। हम सिर्फ शिकवा करने से तो बात नहीं बनेगी ना, इस अंधेरे को दूर करने के लिए, इस अंधेरे को दूर करने के लिए हमें अपना किरदार अदा करना होगा। यानी अगर हर शख्स, देखिए कितना भी गहरा अंधेरा हो, हर शख्स एक शम्मा जलाए, एक अलामत की बात है। अब देखिए एक शम्मा से अंधेरा दूर नहीं होगा, लेकिन अगर हर शख्स एक शम्मा जलाए तो यकीनन अंधेरा दूर हो जाएगा। यानी बैठकर शिकवा करने की बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए इस्लाह अहवाल की। तो जिस तरह मैंने भी आपको बात की, फैज़ अहमद फैज़ साहब, अहमद फराज ये मज़ामत के शायर हैं, ये जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं, जुल्म के खिलाफ नबर्द आजमा होते हैं। तो कहते हैं चुपचाप जुल्म बर्दाश्त करते रहोगे, जालिम का जुल्म बढ़ता रहेगा। सिर्फ शिकवा नहीं करना, तो खुद जिद्दोजहद भी करनी है कि जुल्म की अंधेरी रात से बाहर निकल सको। तो मफहूम देखिए, यानी वो ये इस शेर में कहना क्या चाह रहे हैं कि मुश्किलात से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। तो मजीद मैंने लिखा, जिंदगी में मौजूद मुश्किलात का
کہ اندھیرے کا شکوہ کرنے کی بجائے ہمیں وہ اندھیرا دور کرنے کے لیے اپنی شمع جلانی چاہیے تاکہ ہر سو روشنی پھیل سکے. ٹھیک ہے جی, تو مفہوم ہوا. اب آئیے اس شعر کی تشریح کی طرف. اس خوبصورت شعر میں جو لفظ شکوہ ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دکھوں, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا لیکن نوٹس کی شکل میں ہمارے ہیں, کہ شاعر نے دکھوں یا پریشانیوں پر شکایت کرنے کی بجائے ان کا سامنا کرنے کی بات کی ہے. ظلمت شب کا استعارہ دکھ, غم اور زندگی کے تاریک لمحوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ ایک اشارہ ہے کہ ہر انسان کو زندگی کی سخت اور تاریک وقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نشیب و فراز ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, لیکن ان وقتوں پر یعنی پریشانی, دکھ, مشکل وقت میں شکایت کرنے کی بجائے ہمیں اپنی تقدیر کے خلاف جد و جہد کرنی چاہیے, ایفرٹ کرنی چاہیے. قرآن پاک میں آتے ہیں نا, اللہ ما شاء, اللہ بھی انسان کو کچھ نہیں دیتا سوائے اس کے جس کی کوشش کرے. تو بیٹھ کے شکوہ کرنے کی بجائے ہمیں کوشش, ایفرٹ کرنی چاہیے. احمد فراز اس شعر میں ظلمت شب کو ایک میکینکی یا محض تصویری علامت کے طور پر استعمال نہیں کرتے, بلکہ وہ اسے داخلی خارجی جد و جہد کی علامت بتاتے ہیں. جب ظلمت ہو تو ہمیں جد و جہد کرنی ہے, اپنے حصے کی کوئی شمت. اپنے حصے کا مطلب ہے کہ انسان جو کچھ بھی کر سکتا ہے. دیکھیے, سب کے پاس وسائل ایک جیسے نہیں ہوتے, سب کے پاس طاقت ایک جیسی نہیں ہوتی, سب کے پاس جذبہ ایک جیسا نہیں ہوتا, لیکن جو کچھ کوئی کر سکتا ہے اپنی بساط کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق اس کو کوشش کرنی چاہیے. اگرچہ دنیا کے مسائل کا, ہمارے سب مسائل کا حل موجود نہیں ہے, لیکن میں کیا کر سکتا ہوں, ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یعنی یہ صرف یہ نہیں کہ ہم دوسروں کی طرف دیکھتے رہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں ظلم سے بچائے, ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا. شمع کا استعارہ, یہاں شمع امید کا استعارہ یعنی علامت ہے. شمع کا مطلب یہ امید ہے, روشنی ہے, ہمت ہے. شاعر کہتے ہیں ہمیں اپنی طرف سے روشنی پیدا کرنی چاہیے, اندھیروں کا مقابلہ کرنا چاہیے, نہ کہ ان سے ڈر کر بیٹھ کر شکوہ شکایت کرنی چاہیے. تو پورا مصرع دیکھیں, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اس میں شاعر فرد واحد کی اخلاقی ذمہ داری کا احساس دلا ہے. ہم ہر چیز کہتے ہیں حکومت کرے, حکومت کرے. دیکھیں, بہت سے کام حکومت کے کرنے کے ہوتے ہیں, لیکن بہت سے کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے کرنے کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اس کا احساس دلایا جا رہا ہے. اس جملے میں عمل بھی ہے, سرگرمی بھی ہے اور رجائیت کی روح بھی موجود ہے. شکوہ لفظ ہے, ظلمت شب, شمع, جلاتے, یہ الفاظ بلند پایا شعری مزاج رکھتے ہیں. یعنی ان الفاظ کو آپ پڑھتے ہیں تو ان کے ایک پورا مزاج ہے, آپ کے سامنے ایک پورا منظرنامہ آ جاتا ہے. شاعر نے یعنی ان الفاظ کا اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ آپ کی نظروں کے سامنے ایک تصویر کھنچ جاتی ہے, جس سے شاعر کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. اشعار میں نرمی ہے, سنجیدگی کی ایک صوتی لہر ہے جو جاتے جاتے کی تکرار سے بڑھ جاتی ہے. اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ صرف رات کی تاریکی پر شکوہ کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق روشنی کریں, اپنی حد تک بہتری کرے. یہاں ظلمت شب ایک علامت ہے. کس کی؟ ان حالات کی, ان اندھیروں کی جن میں شاعر یا فرد واحد نالا ہے. شمع جلانا ایک مثبت اصلاحی اور بعمل رویے کی نمائندگی کرتا ہے. اس شعر میں احمد فراز نے ایک حسین اور رومانوی پس منظر بیان کیا ہے, زندگی کی حقیقتوں کا بیان کیا ہے, دکھوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ انسان کو دکھوں اور مشکلات پر شکوہ کرنے کی بجائے اپنی طرف سے روشنی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, لہذا یہ شاعر مقابلے اور امید کی ضرورت پہ زور دے رہا ہے اور دکھوں کے بیچ میں روشنی کی تلاش کی ضرورت پر زور دے رہا ہے. یہ شعر احمد فراز کی فکری گہرائی, اصول پسندی اور انقلابی رجحان کی اعلیٰ مثال ہے کہ وہ کس طرح اندھیروں کے خلاف, ڈر کے خلاف ایک ہمت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان اشعار میں حالات
का शिकवा करने की बजाय हालात का मुकाबला करने की बात की गई है। यहां अहमद फराज साहब ताकीद से एक बात कर रहे हैं कि सिर्फ हालात को कोसना जायज नहीं है। ये एहसास कि हम खुद भी कुछ कर सकते हैं, ये उनके अंदर के इखलाकी इस्तराब को जाहिर करता है। गोया शायर खुद भी शिकवा करने वाली रवश का हिस्सा रहा है, लेकिन अब वो एक रूहानी तब्दीली के जरिए से इनकार करते हैं। यानी शायर कहता है पहले मैं भी यही था, सिर्फ शिकवा करता था, यानी वो खुद भी इस माशरे का हिस्सा है ना, लेकिन अब उनको समझ आई है सिर्फ शिकवा करने से बात नहीं बनेगी। सो अहमद फराज की जिंदगी में सियासी शऊर और ज़ाती तजर्बे का जो अक्स है वो उनकी शायरी में नजर आता है। उनकी शायरी सिर्फ आशिकाना जज्बात तक महदूद नहीं है, बल्कि शऊर की बेदारी, जुल्म के खिलाफ एहतजाज और हसीन ज़बान के इस्तेमाल के अलमबरदार भी रहे हैं। और यही बात है जो अहमद फराज को अपने अहद के दीगर शायरों से मुमताज़ और मुनफरिद करती है। जी, सनतों की तरफ आए। सनत इस्तारा का इस्तेमाल हुआ। जुल्मत शब, यानी अब कहने को तो रात है, यानी इसका मतलब है जुल्म की रात, जुल्म का अंधेरा। शम्मा यानी उम्मीद, तो ये जुल्मत शब और शम्मा इस्तारे के तौर पर आए हैं। सनत तजाद भी है, यानी एक तरफ तो जुल्मत अंधेरे की बात की गई है और फिर शम्मा यानी रोशनी की बात की गई है। जुल्मत अंधेरे की, शम्मा रोशनी की नुमाइंदगी करती है। तो सनत तजाद का खूबसूरत इस्तेमाल भी है। यह सनत कनाया भी है, कनाया इशारों में बात करना। तो यह शम्मा जलाना का मतलब क्या है? यह शम्मा जलाना का मतलब अपनी जिम्मेदारी को अदा करना है, सिर्फ शिकवा नहीं करना, जिम्मेदारी को अदा करना है। हवाले के शार की तरफ आए जी। अहमद फराज साहब का एक खूबसूरत शेर कहते हैं, आज हम दार पे, दार वो फांसी, फांसी का जो फंदा होता है, आज हम दार पे खींची गई जिन बातों पर, क्या जब कल वो जमाने को निसाबों में मिले। जनरल जाकदर बड़ा जुल्म हुआ, बड़ी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी। उन्होंने कहा आज तो हम कह दें, लेकिन क्या पता कल हम निसाब का हिस्सा बन जाएं। तो डेढ़ स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि अहमद फराज का शेर 100% सच साबित हुआ। आज अहमद फराज निसाब का हिस्सा है। वो लोग जिन्होंने जिद्दोजहद की, उनको तारीख एक मकाम देती है। तो अहमद फराज का आज एक मकाम है। वो बड़े शायर भी हैं, वो निसाब का हिस्सा भी है। कतील शिफाई का शेर देखें, दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। देखिए, चुपचाप जुल्म बर्दाश्त करना भी दरअसल जालिम का साथ देना है। जुल्म के खिलाफ बगावत करनी चाहिए, ना कि चुपचाप जुल्म बर्दाश्त करना चाहिए। जमील मजहरी का शेर देखें, जलाने वाले जलाते ही हैं चराग आखिर, जलाने वाले जलाते ही हैं चराग आखिर। ये क्या कहा कि हवा तेज है जमाने की? भाई होती रहे तेज, जिन्होंने कोशिश करनी है वो करते हैं, वो लेम एक्सक्यूजेस नहीं लाते, वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं अंधेरा खत्म करने में। साहिल लुधियानवी का शेर देखें, जालिम को जो ना रोके वो शामिल है जुल्म में, जालिम को जो ना रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो ना टोके वो कातिल के साथ है। यानी हमें हर शक्ल में कंट्रीब्यूट करना है। और एक प्रहलाबादी का शेर देखें, लोग कहते हैं बदलता है जमाना सबको, लोग कहते हैं बदलता है जमाना सबको, मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहां भी अहमद फराज साहब जमाने को बदलने की बात कर रहे हैं और अपना कंट्रीब्यूशन देने की बात कर रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये दो अशार किए हमने अहमद फराज की गजल की पहले वीडियो में। दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह बाकी 3 अशार करेंगे, गजल कंप्लीट करेंगे। तो दूसरी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।